हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे गॉसेज लॉ के बारे में। गॉसेज लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। 12th के एग्जामिनेशन में गॉसेज लॉ या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन। कहां कहां हम लोग गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करेंगे, कहां कहां यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग गॉसेज लॉ के बारे में पहले रिवीजन कर लें। रिवीजन करने से क्या होगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे आज तो पढ़ने में सुविधा होगी। देखिए, गॉसेज लॉ में पढ़े थे कि गॉसेज लॉ is applicable only for a closed surface। गॉसेज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए। जब तक सरफेस क्लोज्ड ना हो गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते हैं। और जिस क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करना होता है ना, उस क्लोज्ड सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस कहते हैं। और गॉसेज लॉ क्या कहता है? किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज, मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। क्यों इनक्लोज्ड? मतलब नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस एंड एप्सिलॉन 0। ये क्या है? ये है परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर द वैक्यूम या फॉर द फ्री स्पेस। वैक्यूम को फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये था गॉसेज लॉ। और हम लोगों को इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो देखिए, इसका एप्लीकेशन कहां कहां करेंगे हम लोग? जब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किए हैं। चाहे वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो पॉइंट चार्ज निगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भी हम लोग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किए हैं। इसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेज अगर हो, पॉइंट चार्जेज, तो उनके जो ग्रुप हो, सिस्टम हो, उनके कारण भी हम लोग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किए हैं। आज हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। इसमें 4 इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical shell, and second, a solid sphere of charge. Third, a straight linear charge distribution, and fourth, plane surface charge distribution। इन चारों के कारण जब हम लोगों को किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने के लिए कहेगा, तो हम लोग 2 तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तो कैलकुलस का यूज करके हम लोग इन चारों जो एग्जांपल दिए हैं इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग मेथड होगा। अगर आसानी से इन चारों में से किसी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना हो, तो वहां हम लोगों को क्या करना चाहिए? गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करना चाहिए। तो गॉसेज लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मींस होलो स्फेयर, और वो भी कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए। अगर थिन स्फेरिकल शेल हो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, तो वहां हम लोग गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। यहां पर 3 कंडीशन होंगे। फर्स्ट कंडीशन में जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है
वह पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में रहेगा। सेकेंड कंडीशन में पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के सरफेस पर रहेगा। और थर्ड कंडीशन में पॉइंट कहां रहेगा? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल के इनसाइड में रहेगा। तो ये तीनों कंडीशन को हम लोग बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन अभी पढ़ेंगे हम लोग। Condition 1, if the point is outside the uniformly charged thin spherical shell, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो इसके बाहर में रहे तो हम लोग पहले क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना ले तो यहां देखिए, ये थिन स्फेरिकल शेल और ये कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज। अब यहां से ये सेंटर हो गया, रेडियस आर और फिर यहां एक पॉइंट लेते हैं P और इसी पॉइंट P पर जो सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है और स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल है, मतलब शेल के सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है स्मॉल r, उसका वैल्यू शेल के रेडियस से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मान लेते हैं शेल पर टोटल चार्ज है स्मॉल q, जो शेल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो यहां हम लोगों को क्या करना है? गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करना है सबसे पहले। तो गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करने के लिए क्या चाहिए? एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए। अब देखना है, ये हम लोग को याद रखना होगा। पहले कॉन्सेप्ट में दे दूं, क्लोज्ड सरफेस कहीं भी आपको ऐसा लेना होगा जिसके लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री का एप्लीकेशन आसानी से कर सकें। ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं ये बता रहा हूं कि चाहे पॉइंट चार्ज हो या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज हो, सब एक जैसे हैं। पॉइंट का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल स्फीयर पॉइंट कर सकते हैं, बहुत बहुत छोटा। तो वेरी स्मॉल स्फीयर मतलब पॉइंट, या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, शेप तो सबका सेम है। ऐसे कंडीशन में गॉसियन सरफेस जब भी हम लोग को लेना होगा तो कैसा लेंगे? स्फेरिकल इन शेप, ये लेना होगा हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है, इसके सेंटर जहां है इसी को सेंटर मानते हुए और जितना डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, इस डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए एक स्फीयर बना लेंगे जिसको हम लोग कहेंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यहां स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेना है।
देखिए यहां, तो इसे हम लोग कहेंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब यहां देखिए, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री का एप्लीकेशन होगा। कैसे? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के चारों बाहर में जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है एक जैसा दिखेगा चारों तरफ। जितना डिस्टेंस पर इधर होगा उतना ही डिस्टेंस पर इधर होगा, उतना ही डिस्टेंस इधर, हर तरफ जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के सरफेस से हर तरफ इक्वल डिस्टेंस पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। जिस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, उसी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, मतलब रेडियली आउटवर्ड स्ट्रेट लाइन होंगे। तो जहां स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो तो फील्ड का डायरेक्शन भी यहां पॉजिटिव है ना, तो रेडियस के अलोंग किधर होगा, बाहर की ओर ऐसे होगा। और यही फील्ड हम लोगों को फाइंड करना है। मैं केवल इसे डिनोट कर रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहां भी अगर निकालोगे आप तो फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा, रेडियली आउटवर्ड। यहां भी निकालेंगे रेडियली आउटवर्ड, और इधर भी निकालेंगे रेडियली आउटवर्ड। एक और बात यहां ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड हो गया। आप देखिए हर तरफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इस स्फेरिकल शेल के लिए एकदम एक डिस्टेंस पर है, हर तरफ डिस्टेंस यहां इक्वल है, एक जैसा नजर आएगा। तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल, ये याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, कैसे हम लोग ई का कैलकुलेशन करेंगे, इसे जरा समझिए आप लोग। हम लोग क्या करेंगे कि इस गॉसियन सरफेस से दो बार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। एक बार क्या करेंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर के कंसेप्ट से टोटल फ्लक्स निकालेंगे, और एक बार गॉसेज लॉ से टोटल फ्लक्स निकालेंगे, और फिर दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहां तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये तो कर्व्ड सरफेस है ना, और एक कर्व्ड सरफेस के लिए एक एरिया वेक्टर कहीं भी लेना पॉसिबल नहीं है। तो बताइए, जब एक एरिया वेक्टर ले ही नहीं सकते हैं तो एक ही बार में फ्लक्स कैसे निकले। इसके लिए कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं दे चुका हूं, क्या बोले हैं, अगर सरफेस कर्व्ड हुआ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हुआ तो क्या करेंगे, सरफेस पर एक वेरी स्मॉल पार्ट लेंगे, बहुत छोटा वेरी स्मॉल पार्ट लेंगे, जिसको क्या कहते हैं, एरिया एलिमेंट कहते हैं। और ये छोटा पार्ट इतना छोटा लेंगे कि ये पॉइंट के समान हो जाए। ऐसे कंडीशन में ये स्मॉल पार्ट प्लेन की तरह एक्ट करेगा। कैसा, प्लेन सरफेस की तरह। और जब प्लेन सरफेस की तरह हो गया तो प्लेन सरफेस के लिए तो एक एरिया वेक्टर ले ही सकते हैं ना। तो यहां ये बहुत छोटा है, पॉइंट पी के समान, आंख से दिखे इसके लिए इतना बड़ा बना दिए हैं, अन्यथा एक पॉइंट के जैसा होगा। तो अब यहां पर एरिया वेक्टर जब लेंगे, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। और मैं बता चुका हूं, अगर सरफेस क्लोज्ड हो और क्लोज्ड सरफेस के किसी पार्ट के लिए एरिया वेक्टर लेना हो तो एरिया वेक्टर हमेशा उस पार्ट के परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा।
तो यहाँ P पॉइंट पर एरिया वेक्टर होगा ऐसे। अब आप कहेंगे कि आप ऐसे क्यों ड्रॉ कर दिए, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। अगर सरफेस स्फेयर का सरफेस हो तो स्फेयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर का मतलब होता है रेडियस। स्फेयर के सरफेस के किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो, रेडियस ड्रॉ कर देंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां रेडियस के अलाउंग एरिया वेक्टर हो गया। अब यहां जरा देखिए आप लोग कि स्फेयर के जो गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल है, उसके किसी भी पॉइंट पर हम स्मॉल पार्ट लेंगे तो डी ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और डी ए वेक्टर भी क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। सेम डायरेक्शन हुआ, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द spherical Gaussian सरफेस। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टोटल इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देखिए ये जो एरिया वेक्टर हुआ ये टोटल नहीं हुआ, ये तो केवल इस स्मॉल पार्ट के थ्रू हम अभी फ्लक्स निकाले हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर स्मॉल पार्ट के लिए है। अब हमें तो निकालना है पूरे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए ना, तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के साइन पर क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे। अब यहां से फाई टोटल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री, और फिर यहां होगा फाई टोटल E इंटू डी ए इंटू 1 फाई टोटल E इंटू, देखिए डी ए, तो डी ए क्या है, डी ए वेरी स्मॉल पार्ट के लिए एरिया वेक्टर है। और जब इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, अब क्या हो जाएगा, पूरे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा। तो स्फेयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो यहां हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक बार और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इस बार क्या करना है हम लोगों को पहले गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करना है और फिर हम लोगों को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। देखिए नाउ फ्रॉम Gaussian law, the total electric flux the total electric flux through the total electric flux
through the spherical Gaussian सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करेंगे, फाई टोटल क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और फिर क्या करेंगे यहां, फाई टोटल, देखिए क्यू इनक्लोज्ड मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज, तो गॉसियन सरफेस तो यही ना है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, ये टोटल चार्ज है जो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां लिखना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन सेकेंड। और अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड लेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड देखिए दोनों क्या सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे। Now comma from equation first and equation second, E into 4 pi r square equal to q upon epsilon 0 and E equal to q upon 4 pi epsilon 0 into r square, E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square। देखिए ये कैसा रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट तो हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, कब, जब पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम लोगों को करना होता था, तो हम लोग यही काम करते थे, पॉइंट चार्ज हो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करते थे, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। और यहां ध्यान ये भी देना है, E is inversely proportional to R स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के केस में भी यही रिलेशन मिला था। तो देखिए हम लोग यहां ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहां पर, कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल हो, क्या हो, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, और उसके बाहर में किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना हो, तो क्या करेंगे, इस शेल के टोटल चार्ज को क्या कर लेंगे, पॉइंट चार्ज मान लेंगे, कहा, शेल के सेंटर पर, और पॉइंट चार्ज मान के, और फिर यहां जब फील्ड, जैसे पूरा चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरे को सेंटर पर पॉइंट चार्ज मान लो, तो पॉइंट चार्ज के कारण भी r डिस्टेंस पर जब फील्ड निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन बनेगा, यही फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब हुआ कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के टोटल चार्ज को उस शेल के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए समझना एक बात यहां यह है कि अभी जो हम यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन यहां किए, अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, लेकिन अगर चार्ज यही नेगेटिव होता तो क्या होता, फील्ड अब इधर नहीं होता, ऐसे रेडियली इनवर्ड होता फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आ गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहां देखना है, अब मान लेते हैं यहां, देखिए इफ द साइन
ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज distributed uniformly sign of the electric charge distributed uniformly on the thin spherical shell is negative। देन अभी समझा है जो कैलकुलेशन हम लोग किए हैं उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल का जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन यहां साइन क्या रहना है, निगेटिव, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली इनवर्ड। जैसे देख लीजिए यहां निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, रेडियस कैपिटल आर, पॉइंट पी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, वो डिस्टेंस पर फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड फाइंड करना है हम लोगों को। तो देखिए यहां कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर जो सब कुछ वही जाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। केवल हम लोग क्या फाइंड किए हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड किए हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहां देखिए, तो ये था फर्स्ट कंडीशन, जब पॉइंट पी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में हो तब। अगर पॉइंट पी या अगर पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के सरफेस पर चला जाए, ध्यान दीजिए पी पॉइंट अगर यहां चला जाए तो क्या होगा, ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है ना, जब सरफेस पे चला जाएगा पी पॉइंट, तो सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर। फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन उसमें स्मॉल आर का वैल्यू क्या लिख देना होगा, कैपिटल आर लिख देना होगा। मतलब हम लोग यहां पर ये सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर पॉइंट जो है जहां हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, वो भी किसके कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के कारण, अगर वो पॉइंट पी स्फेरिकल शेल के सरफेस पर हो, तो देखिए यहां चार्ज प्लस स्मॉल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर पॉइंट पी है, जब सरफेस पे रहेगा तो सेंटर से पी का जो डिस्टेंस है ना स्मॉल आर, वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है ये, तो यहां फील्ड का डायरेक्शन तो वही रहेगा, रेडियली आउटवर्ड, और फील्ड का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। याद रखोगे आप लोग, स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगर यहां नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो फील्ड का वैल्यू यही रहता, मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन किधर होता, रेडियली इनवर्ड होता। समझ में आ गया क्या ना। अब हम लोग लास्ट कंडीशन पढ़ेंगे, अगर पॉइंट पी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के इन साइड में हो तब क्या करेंगे। यहां हम लोग को देखना है, ये केस थर्ड है, इफ द पॉइंट इज इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, अगर पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के अंदर में हो तब कैसे हम लोग फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, डायग्राम पर बनाएंगे हम लोग।
देखिए यहां ये यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल का रेडियस क्या हो गया, कैपिटल आर, और यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्लस स्मॉल क्यू, पॉजिटिव चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, और इन साइड में अंदर में एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट मान लेते हैं P, और इसी पॉइंट P पर स्मॉल आर कैपिटल आर से इस बार छोटा है। पॉइंट P जब स्फेरिकल शेल के इनसाइड में रहेगा तो सेंटर से, शेल के सेंटर से जो P का डिस्टेंस है वो रेडियस से स्मॉल होगा ना, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इस पॉइंट P पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना के बराबर होगा, यही हम लोगों को फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन तो करना है यहाँ, तो पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और कैसा बनाना होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहां भी बनाएंगे हम लोग। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस देखिए आप लोग यहां, ये हो गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब यहां हम लोगों को फील्ड का कैलकुलेशन करना है, देखिए कैसे करेंगे। तो एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस पर टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के यहां पर इन साइड में यहां कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हुआ यहां जब हम लोग फाइंड करेंगे फ्रॉम गॉसेज लॉ, क्या लिखे यहां, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the spherical Gaussian surface। देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, phi total, और phi total इक्वल टू q enclosed अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन आप लोग देख रहे हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है नहीं, तो यहां होगा phi टोटल इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहां phi टोटल इक्वल टू 0। यहां देखेंगे तो गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहां पर देखिए कोई भी सरफेस हो, क्लोज्ड सरफेस, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कब होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 का मतलब हुआ कि यहां सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा। और बताइए इस गॉसियन सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब पास नहीं करता, कब पास नहीं करता, जब यहां अंदर में कोई फील्ड लाइन हो ही नहीं। और अंदर में फील्ड लाइन कब नहीं रहेगा,
जब अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। तो ये आप लोग को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहां पर ये जीरो द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द spherical Gaussian surface is zero. The zero value of total electric flux represents that there is no any electric field line passes through the spherical Gaussian surface. मतलब यहां spherical Gaussian surface के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा। और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कब नहीं करेगा? ये तभी संभव है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड में क्या होगा? जीरो होगा। तो याद रखना है आप लोगों को, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल हो तो उसके अंदर में प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। तो इसे हम लोग अभी लिखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े कि ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है उससे टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या है? जीरो है। तो इन दिस केस, इस कंडीशन में अभी समझाए क्या होगा? देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच पासेस थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये तभी संभव है अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास न करे। और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से फील्ड लाइन पास कब नहीं करेगा? जब फील्ड लाइन रहेगा ही नहीं। और फील्ड लाइन कब नहीं रहेगा? जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। तो इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इज जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ, आप लोग इसे एकदम याद कर लीजिए, कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल शेल हो तो उसके अंदर में प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना के बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। तो यहां पर लिखना होगा हम लोगों को, दैट इज चलिए अब यहां के बाद इधर मैं लिख रहा हूं यहां, दैट इज E वेक्टर इक्वल टू जीरो। या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है 12th के एग्जाम में कि कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल हो तो उसके अंदर में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? तो क्या जवाब देंगे? जीरो होता है। क्लियर हो गया? आज इतना ही रहने देते हैं। अब फिर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉसेज लॉ का नेक्स्ट वीडियो में।